हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा रिवेंजफुल लव यानी कि हमारा थर्ड जो एफएफ है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ अब मैं आई हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू फैन फिक्शन लेके। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बने रहें ऐसे ही। और आज मैं एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये वो कमेंट्स हैं जो कि मेरे Q&A सेशन के वीडियो में आए थे, यानी कि कल के वीडियो में आए थे। सबसे पहले प्रगति यादव हैं जो कि बोल रही हैं कि वो भी कुछ एफएफ लिखे हुए हैं उनके पास, और वो बोल रही हैं कि मैं उन्हें अपने इस चैनल में शेयर करूं। वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं कल के उस Q&A सेशन वाली वीडियो में। मुझे नहीं पता आज तक उनके कमेंट कहाँ रुके हुए थे, और आज वो एक एक करके सारे के सारे आ गए। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप से कोशिश कीजिए कि आप एक चैनल क्रिएट करें, और वहाँ पे अपने आप जो आपने एफएस लिखे हुए हैं ना, उनको आप वहाँ पे शेयर करें। और सपोर्ट करने के लिए आपको पूरी की पूरी ऑडियंस बैठी हुई है, पूरी की पूरी जितने सब्सक्राइबर हैं ना वो बैठे हुए हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा तो हर कोई इसको लाइक करेगा, हर कोई इसे पसंद करेगा। मैं जानती हूँ एक एफएफ को बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना हार्ड वर्क लगता है, और एक एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। एक एक चीज़ के लिए लॉजिक लगाना पड़ता है कि ये चीज़ें आगे जाके कहाँ पर कनेक्टेड होंगी। अगर आज हम कुछ बोल रहे हैं तो आगे जाके उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो यार मेरा तो सिंपली आपको यही एडवाइस होगा कि आप अपना ये हार्ड वर्क प्लीज़ किसी को ना दें, और अपने आप के लिए एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। और अगर आपने लिखा है तो उसको वेटपैड पे पोस्ट करें, और यूट्यूब पे भी उसको मतलब ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए उसको पोस्ट करें। और अगर फिर भी आप ट्राई करती हैं और आप को लगता है कि आप सक्सेस नहीं हो पा रही हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। आप जहाँ चाहें जैसे चाहें मुझसे बात कर सकती हैं। आप मेल चाहें तो मेल आईडी मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप चाहें कि मैं इंस्टाग्राम पे आपसे बात करूँ तो आप कर सकती हैं। और उसके बाद मतलब मैं आपकी स्टोरी देखने के बाद अपने चैनल पर उसको पोस्ट कर दूँगी। लेकिन फ़र्स्ट मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप उसको अपने पर्सनल कोई चैनल क्रिएट करें और वहाँ पे आप उसको शेयर करें। इससे आप भी मोटिवेट होंगी, और आपको जो ये लिखने का शौक़ है ना वो बढ़ते जाएगा, और आप खुद ब खुद नए नए एफएफ बनाना स्टार्ट करेंगी। तो ठीक है, आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। सेकंड है, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर मैं जी जान पसंद नहीं करती हूँ तो मैं उनके पिक्चर्स क्यों यूज़ करती हूँ। तो काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो भी हैं आप, मैं आपके नाम को भूल गई हूँ। तो देखिए जो है ना, ऐसे मतलब सीरियल्स पे हमें जो लोग दिखते हैं हम उन्हीं को ही इमेजिन करते हैं हर एक जगह पे। अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे किसी भी तरीके के अगर हम ड्रामा देख रहे हैं ना, उसमें जो रोल इंसान मतलब कोई अलग इंसान आके उसके रोल को प्ले कर रहा है ना, तो हम और किसी को वहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए लान वांगजी और विवू जान, ये दोनों के रोल को जिस इंसानों ने प्ले किया है, जिसने इनके इस अभिनय को निभाया है ना, हम उन्हीं को लेके आगे भी चलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं मॉडर्न वांगशान में, मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि मैं ये जान की पिक्चर्स को ऐड करूं। यार मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं यूज़ करूंगी तो वांगशान ही यूज़ करूंगी, और मैं पूरा श्योर करती हूँ कि मैं कभी भी मतलब एनिमेशन यूज़ ना करूँ। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे हो जाता है यार, पिक्चर्स नहीं मिलती हैं तो मुझे एनिमेशन भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ओरिजिनल पिक्चर्स ही यूज़ करूँ। मैं एनिमेशन भी बहुत कम यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अपने पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर मुझे वही यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि मैं कभी भी ये जान जो पिक्चर्स हैं ना उनको यूज़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और अगर गूगल करते ही हमें वांगशान की जगह पे लान वांगजी और विवू जान दिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है हम उन्हीं की पिक्चर्स को आगे भी यूज़ करेंगे। और मैं ही नहीं, हर कोई यही करेगा, और मैं भी यही करूँगी। हाँ, मैं ये जान कभी भी यूज़ नहीं करूँगी। होप आपका एक कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया हो। लास्ट और सबसे महान इंसान वो है मेरी खुद की दी। इनका कमेंट आता है कि प्लीज़ युंगमिन तब भी शेयर कर दीजिएगा। तो यार मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ कि मैं बीटीएस के एफएफ नहीं शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ।
एटलीस्ट तब तक तो मैं नहीं करने वाली हूँ जब तक उनके रिलेशनशिप को लेके कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो जाए। आई होप आप सभी के ही कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे और बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। तो चलो अब हम लोग अपने एफ में यानी कि न्यू एफ की तरफ मूव करते हैं। तो जो न्यू फैन फिक्शन है ना, उसको मैंने नाम दिया है ऑल द ट्रबल इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट, यानी कि सारी की सारी जो परेशानियां हैं ना वो सिर्फ दिल की वजह से ही हैं। यानी कि आप सिंपल सा बोल सकते हो कि ये जो सारे पंगे श्यापे हमारी लाइफ में हो रहे हैं ना वो दिल की वजह से हो रहे हैं। तो ये जो फैन फिक्शन है ना बहुत ज़्यादा फ़नी होने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा रुला चुकी हूँ मैं आप लोगों को, और किसी का कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा सैड में बना रही हूँ। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक फ़नी सा एफ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसके साथ साथ इसमें आप लोगों को लगभग हर किसी की मतलब सिपिंग देखने को मिलेगी, लेकिन जो मेन सिप होंगे ना वो 2 सिप होंगे। यानी कि इससे पहले एफ में मैंने पूछा था कि क्या मैं सी चैंग और वांग शान दोनों को एक साथ मतलब शेयर करूं, तो आप लोगों में से बहुतों का आंसर आया था हाँ। तो इस एफ में आपको वो दोनों ही कपल देखने को मिलेंगे, यानी कि सी चैंग और वांग शान दोनों ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ बाकी भी आप लोगों को बहुत सारी शिपिंग इसमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कपल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस पूरे एफ को मैं एक फ़नी एफ बना दूँ, यानी कि जिसको देखने के बाद सुनने के बाद ना आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा मज़े लो। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये स्टोरी स्टार्ट होती है लान वांगजी से, जो कि इस वक्त सिचेन के रूम में बैठा हुआ है और उससे मना रहा है कि प्लीज़ उसके साथ यंग मैन चले, यानी कि लोटस कोप चले, क्योंकि इस वक्त जो उसकी वाइफ है ना वो उससे रूठ के अपने मायके चले गई है। यानी कि वीवू जान जो है ना पिछले 1 हफ्ते से अपने मायके गया हुआ है, और वो भी लान वांगजी से रूठ के। अब वो रूठा क्यों है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअल में कुछ टाइम पहले लैनलिंग के जिन सेक्ट के कुछ लोग गोसुलैन में आए हुए थे, लैंड सेक्ट में आए हुए थे, और उन लोगों के साथ जिनजुशन और म्यान म्यान भी आए हुए थे। म्यान म्यान और लान वांगजी बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे किसी टाइम पे, लेकिन कुछ टाइम से उन लोगों ने कोई मीटिंग वगैरह नहीं की थी, तो इसकी वजह से उन लोगों के बीच में ज़्यादा कोई बातें नहीं होती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मिलने के बाद म्यान म्यान और लान वांगजी फिर से बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो दोनों मिले हुए हैं। इसलिए वो लोग अपने ही धुनों में न जाने कितनी बातें करते हैं, कितनी चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। भले ही ये सारी चीज़ें उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, उन लोगों का कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, लेकिन यार पुराने दोस्त मिलते हैं तो उन लोगों के साथ कैचअप हो ही जाता है और पता ही नहीं चलता कि टाइम कब का कब निकल जाता है। लेकिन इस सब के चक्कर में लान वांगजी वीवू जान को भूल चुका था कुछ टाइम के लिए, और इस बात पे वीवू जान बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था कि उसका हस्बैंड जो है ना उसको भाव ही नहीं दे रहा है। और जब से म्यान म्यान वहाँ पे आई है पिछले 2 दिनों से, वो तब से उसकी साइड को देख ही नहीं रहा है। वो उसी को अपने सेक्ट में घुमाने में लगा पड़ा है, उसी को हर एक चीज़ बताने में लगा पड़ा है। और यहाँ पे जो वीवू जान है ना उसको अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। वो हर एक चीज़ में मतलब चाहता था कि लोग उसको अटेंशन दे, लेकिन आजकल उसका जो हस्बैंड है ना थोड़ा सा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने लान वांगजी से बात करने की कोशिश की, तो लान वांगजी ने ये बात करके मतलब ये कह के उस बात को टाल दिया कि तुम एक चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हो। आखिरकार वो मेरी फ्रेंड है, अगर थोड़ी टाइम में उसके साथ रह भी लेता हूँ, बात कर भी लेता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वांगजी ने अपने हस्बैंड से ये बात बोल के वो नहीं जानता था कि कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वीवू जान जो है ना उसको सबके अटेंशन की ज़रूरत होती थी। वो चाहता था कि सारे के सारे लोग, स्पेशली जो उसके स्पेशल पर्सन है ना, वो बस उसी पे ध्यान दे। लेकिन यार वांगजी जो है ना गलती कर रहा है वीवू जान के ऊपर ध्यान न देके, और वो इस चीज़ को अब भुगतने वाला था। 2 दिन विंग ने वेट किया, लेकिन उसके बाद भी जब उसने देखा कि लान वांगजी थोड़ा बहुत फिर भी बिजी चल रहा है, वो भी म्यान म्यान के साथ, तो वो फाइनली एक डिसीजन लेता है कि वो गोसुलैन को इसी वक्त छोड़ देगा। और ऐसा कहते हुए उसने अपना सामान एक पोटली में बांध लिया और अपनी सुवियान और चेंचिंग दोनों को ही उठाया और अपनी स्वॉर्ड से फ्लाई करते हुए निकल पड़ा वो ससुराल से अपने मायके की तरफ, यानी कि गोसुलैन से यंग मैन लोटस कोप की तरफ। और वो वहाँ पे पहुँच भी चुका था। दूसरी तरफ लैंड सेक्ट में ना हड़कंप मचा हुआ था इस बात से कि आखिरकार बिना बताए वीवू जान गया किधर। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो गुस्सा होकर यहाँ से जा रहा था,
और वहाँ पे सारे के सारे लोग इस वक्त ना विभूजान को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्योंकि ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुका था। और लान वांगजी जैसे ही रूम के अंदर एंटर करता है तो उसे वहाँ पे विभूजान नहीं दिखता, और वहाँ पे अब सभी लोग लगे पड़े थे विभूजान को ढूंढने में। लेकिन विभूजान जहाँ था वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी हो रही थी, उसके भाई के थ्रू, उसके सिस्टर के थ्रू, उसके अंकल के थ्रू। लेकिन कोई था जो उसको बहुत ही अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा था और बार बार ये पूछ रहा था कि आखिर तुम अचानक यहाँ कर क्या रहे हो। आखिरकार भगवान ने मेरे साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी निभाई जो इन तीनों गधों को मेरे साथ बांध दिया और इन तीनों को ही मेरा बच्चा बना दिया, यानी कि मेरे बच्चों के रूप में इन तीनों के तीन गधे को मेरे घर में भेज दिया। आखिरकार क्या मेरा घर कोई तबेला था, कोई चिड़ियाघर था जहाँ पे सिर्फ जानवर रहते हैं, यहाँ पे इंसान का कोई नाम ही नहीं है। क्या विभूजान तुम मुझे बता रहे हो कि तुम यहाँ पे अचानक क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी को बता के भी आए हो कि तुम यहाँ आ रहे हो? ऐसा कहते हुए मैडम यू एकदम चिल्ला रही थी विभूजान पे, और वो बोल रही थी विभूजान से, लेकिन साथ ही साथ वो सुना रही थी जैनचिंग और यानयांगली को भी। विभूजान जो कि मैडम यू को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था और चुपचाप खाना खा रहा था, और फाइनली जब उसका खाना कंप्लीट हुआ तो वो बोला, नहीं, मैं किसी को बता के नहीं आया हूँ, और मैं क्यों बताऊँ, किसी को क्या पड़ी है वहाँ पे मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, अगर उन लोगों को फर्क पड़ता तो मैं यहाँ होता ही नहीं। ऐसा कहते हुए विंग ने अपने पैर को पटका और चुपचाप निकल पड़ा अपने रूम की तरफ। मैडम यू उसको देख रहे थे और बोल रही थी, रुको, अपनी जगह पे रुको, बिल्कुल रुको, तुम अपनी जगह से हिलोगे नहीं, मैंने कहा ना विभूजान तुम्हें अपनी जगह से रुकने के लिए। मैडम यू पीछे से चाहे जितना भी चिल्लाए, विंग चुपचाप चलते जा रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उससे कोई क्या कह रहा था। जैन फ्यांगम्यान वहाँ पे मैडम यू को रोकते हुए, प्लीज़ इस वक्त रुक जाओ, वो अभी खाना खा के गया है, देखो अगर वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में चलेगा ना तो उसका पेट खराब हो सकता है, उसके पेट में कोई दिक्कत हो सकती है, उसे थोड़ी देर आराम करने दो, सुबह होते ही तुम उससे सब कुछ पूछ देना। मैडम यू बोलती है, सुबह होते ही तुम्हारा लाडला अगर घर में दिख गया ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा कहते हुए मैडम यू ने भी खाना स्टार्ट किया। 15 मिनट में उसने भी खाना खाया और चुपचाप वो भी अपने रूम में निकल गई। बचे वहाँ पे जैनचेंग, जैन फेंगम्यान और जैन यांगली। उन तीनों के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी विंग के वहाँ पे आने से, उन्हें लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है, तो उन लोगों ने उस बात को ज़्यादा खींचा भी नहीं और चुपचाप वो भी खाना स्टार्ट कर ही देते हैं। दूसरी तरफ अभी भी हर कोई वहाँ पे विभूजान को ढूंढ रहा था, कोई कहीं ढूंढ रहा था तो कोई कहीं ढूंढ रहा था, और लान वांगजी न जाने क्यों बार बार बेड के नीचे ढूंढ रहा था। हालांकि विभूजान कोई सुई तो है नहीं जो बेड के नीचे उसे बार बार देखने से मिल जाए, लेकिन इतनी सिली सिली जगह पे वांगजी ढूंढ रहा था, लाइक कबर्ड के अंदर, बेड के नीचे, बाथरूम में, बाथ टब के पीछे, काउच के पीछे, पता नहीं और कहाँ कहाँ वो ढूंढ रहा था, कपड़ों के ढेर के पीछे। मतलब क्या वो कोई सुई है जो कहीं भी जाके मतलब गिर पड़ेगी और कहीं भी जाके वो ऐसे गुम हो गई हो? वो विभूजान है, इतनी आसानी से एक जगह पे नहीं बैठता है, हर कोई जानता है, लेकिन वांगजी ये बात समझने को तैयार नहीं था। वो बोलता है कि वो जो है ना, उसका दिमाग कुछ अलग ही लेवल का चलता है और मुझे यकीन है कि वो किसी ऐसी ही जगह पे छुपा होगा। ऐसा कहते हुए वो बगीचे में भी चले जाता है, वहाँ पे भी एक एक पेड़ को, यानी कि फूलों का जो पेड़ था ना, उनको भी अल्टा पलटा के देख रहा था कि विभूजान यहीं पे छुपा हुआ है। वहाँ पे अभी तक किसी को ये आइडिया नहीं था कि विभूजान यहाँ से जा भी सकता है। जहाँ ये सभी लोग परेशान थे वहाँ विभूजान बहुत मज़े से सो रहा था, उसको कोई चिंता नहीं थी कि वो किसी को किस हाल में छोड़ के आया है और किसी को कुछ बता के भी नहीं आया है। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान उसके लिए परेशान भी हो सकता है। अगले सुबह मैडम यू वहाँ के लिए एक मैसेज भेज चुकी थी कि विभूजान यहाँ पे आया है, क्योंकि इस पूरे जो एफएफ है ना, उसमें एक मैडम यू ही है जो थोड़ा बहुत समझदार है, बाकी कोई समझदार नहीं है, हर कोई दिमाग से पैदल है, पहले ही बता दे रही हूँ। और जब मैडम यू का ये सीक्रेट मैसेज लैन चिरेन के पास पहुँचता है तो तब जाके कोसुलैन में ये पता चलता है कि जो विंग है ना वो अपने मायके गया हुआ है रूठ के, वो भी लान वांगजी से। तब तक किसी को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए आज लगभग एक हफ्ते के बाद जो कि लान वांगजी ने बहुत सारे मतलब सीक्रेट मैसेजेस बटरफ्लाई के थ्रू और पानी के थ्रू, पता नहीं कितने, मतलब जितने भी विंग ने अपने नए नए आविष्कार किए थे ना, उतने सारे वांगजी को भी पता थे, और उसने पूरी कोशिश की थी कि वो भी मतलब उनके जरिए उसको मैसेज भेज सके। लेकिन विंग ने उसके
एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। वो पूरी तरीके से भाव खा रहा था और पूरी तरीके से ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि एक रूठी हुई वाइफ अपने मायके गई हुई हो अपने हस्बैंड से रूठ के, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसका हस्बैंड कितने एफर्ट्स डाल रहा था। एक हफ्ता निकल चुका था और फाइनली अब लान वांगजी के पास जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था तो उसने अपने ब्रदर से हेल्प लेने की सोची, क्योंकि लान वांगजी जो है ना वो यहाँ पे जैन चेंग से थोड़ा बहुत डरता है, क्योंकि जैन चेंग जो है ना अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अरे हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई। तो ये ओमेगा वर्स एक एफएफ होने वाला है जिसमें लैन सेक्ट के दोनों ब्रदर यानी कि लैन सिचेन और लान वांगजी दोनों ही अल्फा हैं और विवुजान और जैन चेंग दोनों ही ओमेगा हैं, और यहाँ तक कि जेन यांग ली भी ओमेगा है। सॉरी, एफएफ को स्टार्ट करने में एक्साइटेड इतनी ज़्यादा थी ना कि ये बातें मैं पहले नहीं बता सकी, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से अपनी स्टोरी में चलते हैं। अब जो है ना लान वांगजी सिचेन के रूम में बैठ के उसको मना रहा था कि प्लीज़ भाई मेरे साथ यंग मैन चलिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेले नहीं जा सकता। पहले तो सिचेन मना कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई इतना जो एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर है, वो किसी से नहीं डरता, वो आखिर वहाँ जाने से क्यों डर रहा है। तो वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें वहाँ जाने से किस बात का डर है, तुम वहाँ क्यों अकेला नहीं जाना चाहते? इससे पहले भी तो तुम कई बार गए हो, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इतना डरते हुए। नैन वांगजी बोलता है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ब्रदर, इस बार विंग नाराज होके गया है, यानी कि उसका जो भाई है ना वो तो मुझ पे लावे की तरह बरसेगा, और मुझे नहीं पता कि उसकी उस लावे जैसी जो जुबान है ना वो मेरे पे कहाँ कहाँ असर करेगी, मेरे तो पूरे शरीर को ही जला डालेगी। उसके वो लावे जैसा जो शब्द अपने मुंह से निकालेगा ना वो मेरे पूरे शरीर को कब जला देगा मुझे नहीं पता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और उसके इस मतलब एंग्री जो उसका बिहेवियर होगा ना मेरे ऊपर, उससे आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लैन सिचेन जैसे ही ये सुनता है ना वो अपनी आंखों को ना प्लेफुली रोल करता है, ये सोच के कि वहाँ जाने का उसका खुद का भी एक फ़ायदा है, क्यों ना वहाँ जाके वो जैन चेंग को पटा ले अपने लिए। यहाँ पे जो लैन सिचेन है ना उसको जैन चेंग से बहुत प्यार है, लेकिन अभी तक उसने कन्फेस नहीं किया है, क्योंकि जैन चेंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा पर्सन है। उसको ना किसी की बातें सुनना पसंद नहीं है, वो बस अपनी बोलता है और वहाँ से निकल लेता है। दूसरों की बात सुनना तो जैसे उसके डिक्शनरी में कहीं पे आता ही नहीं है, ये वर्ड उसके डिक्शनरी में आता ही नहीं है कि किसी दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। ऐसा सेंटेंस उसने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। इसलिए लैन सिचेन को लगता है कि ना वो वहाँ जाए और उसको इम्प्रेस करे। तो वो कुछ देर के बाद मतलब नानुकुर करने के बाद फाइनली बोलता है, ठीक है तुम इतना प्रेशर कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आ ही जाता हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हें इस बड़ी सी मुसीबत से निकालने के लिए। और वो बिल्कुल भी वांग जी को ये शक नहीं होने देता कि अगर वो यंग मैन जा रहा है तो उसके पीछे उसका भी कोई मोटिव है, उसका भी कोई फ़ायदा है। वो बस वांग जी को यही एहसास दिलाता है, पूरा का पूरा ये श्योरिटी देता है कि हम लोग जो जा रहे हैं ना तुम्हारे ही काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उन लोगों के पास एक और प्रॉब्लम थी। उनके पेरेंट्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, अगर वो कहीं भी जाना चाहे कुछ भी करना चाहे तो वो करने देते थे। लेकिन प्रॉब्लम जो था ना वो था लैन चिरेन का। लैन चिरेन एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, यानी कि उसको नहीं पसंद आता था कि उसकी जो मतलब नेफ्यूज़ है ना वो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो अपने रूल रेगुलेशन से। लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे ना वो अपने बच्चों को पूरी तरीके से स्पॉइल करना चाहते थे। ये जो थोड़ा बहुत सुधरे हुए थे ना लैन ब्रदर्स, वो लैन चिरेन की वजह से, बाकी जो उसके भाई और भाभी थे ना उन्होंने तो पूरी तरीके से उनको बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन लैन सिचेन की वजह से लैन चिरेन की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। वांग जी थोड़ा बहुत मतलब वैसा ही था जैसा कि लैन चिरेन चाहता था, लेकिन सिचेन थोड़ा बहुत ऐसा नहीं था जैसा कि चिरेन चाहता था। जो मतलब सिचेन था ना वो थोड़ा बहुत मतलब प्लेफुल पर्सन था, उसको अपने मन की करनी पसंद थी और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि रूल रेगुलेशंस टूट रहे हैं या ठीक हो रहे हैं या क्या हो रहा है। लेकिन वांग जी थोड़ा बहुत डरता था अपने अंकल से, इसलिए वो चुपचाप वो करते जाता था जो कि उसके अंकल बोलते थे। लैन सिचेन को तो लैन वांग जी मना चुका था, लेकिन अब जो प्रॉब्लम थी उनके अंकल, उनके पेरेंट्स के एंड से तो ऐसा कुछ नहीं आएगा कि नहीं तुम नहीं जा सकते। लेकिन
लैन चिरेन को आखिर कैसे मनाए, ये सोचते सोचते लान वांगजी और लैन सिचेन का दिमाग खराब हो चुका था। वो नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा क्या बोले कि लैन वांगजी के साथ वो लैन सिचेन को भी भेज दे। लैन वांगजी को जाने से कभी मना नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो अपने हस्बैंड को मनाने जा रहा था, लेकिन लैन सिचेन का वहाँ पे क्या काम है? ये क्वेश्चन लैन चिरेन के माइंड में ज़रूर आएगा। ये सोचते हुए वो सोच रहे थे कि कोई सॉलिड सा रीज़न उन्हें दिया जाए, लेकिन उन लोगों के माइंड में ना कोई रीज़न ही नहीं आ रहा था। इसलिए वो कुछ देर रुकते हैं और बोलते हैं कि हमें कोई अच्छा सा रीज़न ढूंढना होगा। ये तो मैं नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे हस्बैंड को मनाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंकल अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को मनाने में मेरा कोई भी काम नहीं है। इसलिए हमें कोई सॉलिड रीज़न ढूंढना होगा। अब लैन सिचेन जो है ना वो क्राउन प्रिंस है, तो लगभग उसको सेक्ट की सारी नॉलेज है, सारी बातें उसको पता है। वैसे तो वांगजी को भी पता है, लेकिन वांगजी को स्पेशली उसको कुछ सौंपा गया था काम, तो वो था स्टूडेंट पे ध्यान देने का, उनकी पढ़ाई पे और उनके मार्शल आर्ट पे ध्यान देने का। इसलिए उसको ज़्यादा सेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं रहता था। लेकिन लैन सिचेन जो है ना वो क्राउन प्रिंस है, तो उसको हर एक चीज़ पता रहती थी। इसलिए उसको याद आता है अचानक कि कुछ दिन पहले उसके पिता जो है ना वो बात कर रहे थे कि उन्हें जैन सेक्ट में जाना है और वहाँ जाके उनको कुछ बात करनी है कुछ सेक्ट के रिलेटेड। तो अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लेना तो वो यानी कि उनके अंकल उन्हें आसानी से वहाँ जाने दे सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। स्पेशली लैन सिचेन तो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसको मौका मिलेगा उस पर्सन को इम्प्रेस करने का जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिसे इम्प्रेस करने जा रहा है वो इंसान इतना टेढ़ा है ना कि ना जाने लैन सिचेन को कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे उसको मनाने के लिए। अब लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों ही निकल पड़ते हैं अपने पेरेंट्स की रूम की तरफ, क्योंकि वो पहले उन्हीं को मनाएंगे और वो फिर बाद में हेल्प करेंगे लैन चिरेन को मनाने के लिए। वो वहाँ पे पहुँचते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो उन्हें जैन सेक्ट में जाने देंगे, क्या वो उन्हें यंगमैन जाने देंगे। ऐसा कहते हुए मैडम लान जो थी ना वो बिना कुछ पूछे ही बोलती है, हाँ तुम दोनों जा सकते हो, तुम्हें ज़रूरत है वहाँ जाने की और तुम्हें ज़रूरत है कि तुम यहाँ से बाहर जाके घूमो। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, और इन दोनों को वहाँ जाने की आखिर क्या ज़रूरत है और कोई बहुत बड़ा रीज़न है क्या? ऐसा पूछते हुए लैन चिरेन रूम के अंदर एंटर करता है और आके खुद भी एक कुशन में बैठ जाता है। यानी कि वहाँ पे अब 5 लोग बैठे हुए थे, जो कि 4 लोग अब सीधे चिरेन को देख रहे थे, क्योंकि चिरेन को एक्सप्लेन कुछ भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक बार अगर वो डिसाइड कर ले कि नहीं तो बस नहीं, यानी कि अब उन चारों का ही मिशन था कि वो अब चिरेन को मनाए। लान वांगजी डायरेक्टली बोल पड़ता है, अंकल आपको तो पता है ना विंग मुझसे नाराज़ होके गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ उससे जाके मना के वापस अपने सेक्ट में ले आऊँ। वांगजी कभी भी झूठ नहीं बोल पाता था, इसलिए उसने बिना किसी चीज़ को नोटिस किए ही डायरेक्टली बोल दिया। और जिसको जानने के बाद लैन चिरेन बोलता है, ठीक है तुम जा सकते हो, तो अपने साथ दूसरे को क्यों लेके जा रहे हो, यानी कि लैन सिचेन को क्यों लेके जा रहे हो। वांगजी को अब समझ में आ चुका था कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया है, और वो अपने आप को ही अपने माइंड में स्लैप करते हुए बोलता है, लान वांगजी एक बार तो मैनेज कर लेते। किंग हेजुन यानी कि लान वांगजी के फादर समझ चुके थे कि लान वांगजी की जो ये आदत है ना सच बोलने की, वो कभी नहीं जाने वाली। इसलिए वो बात को संभालते हुए बोलता है, वो वहाँ पे अपने हस्बैंड को मनाने जा रहा है, लेकिन सिचेन जो है ना वहाँ पे वो उसकी हेल्प करने या उसके साथ घूमने नहीं जा रहा है। क्या आपको याद नहीं है कि पिछले कुछ टाइम पहले हमने क्या डिसाइड किया था? जंग्स के साथ हमें कुछ चीज़ें प्रोसेस करनी थी, और इसी के लिए सिचेन वहाँ जा रहा है एज ए क्राउन प्रिंस, यानी कि वो वहाँ पे जाके हमारे सेक्ट का जो काम है उसको मैनेज करेगा, और वांगजी वहाँ पे जाके अपने हस्बैंड को मनाएगा। यानी कि एक पंथ दो काज, यानी कि एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने आप को बड़े प्राउडली लैन चिरेन के सामने प्रेजेंट कर रहा था। लैन चिरेन बोलता है सिचेन की तरफ देख के, क्या सच में यही कारण है वहाँ जाने का? सिचेन डायरेक्टली बोलता है, हाँ अंकल, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है मेरा वहाँ जाने का? आखिरकार कौन है वहाँ पे जिसके लिए मैं और किसी और चीज़ के लिए वहाँ पे जाऊँगा? वांगजी का तो चलो मान लिया, वो अपने हस्बैंड को मनाने जा रहा है, लेकिन मेरा तो वहाँ पे कोई काम नहीं है ना, सिवाय इस सेक्ट के काम को छोड़ के
ऐसा कहते हुए लैन शिचेन ने अपने शब्दों को यहीं पे रोक दिया था, लेकिन वो अपने माइंड में बोलता है, आपको क्या पता अंकल कि कितना बड़ा काम है। आप नहीं जानते कि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आप नहीं जानते कि आपके नेफ्यू को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त वहाँ जाने की। प्लीज़ अंकल हाँ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज़ अंकल हाँ कर दीजिए। वो अपने मन में ही हाँ हाँ बोल रहा था। उसे ये भी नहीं पता चला कि कब लैन चिरेन ने उसे हाँ बोल दिया। यानी कि लैन चिरेन ने भी उन लोगों को परमिशन दे दी थी कि ठीक है तुम जान सेक्ट में जा सकते हो। और जैसे ही ये बात लैन वांगजी और लैन शिचेन ने सुनी थी ना, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आखिरकार उनके अंकल भी उन्हें परमिशन दे चुके थे और यही एक टफ टास्क था उनके यहाँ से जैन सेक्ट में जाने का। तो चलिए गाइज, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस एफएफ को फ़नी बनाऊं और मैंने आज भी अपनी पूरी कोशिश की है। मैं नहीं जानती कि मैं कितना अपनी कोशिश में कामयाब हुई हूं, और ये चीज़ें बताने के लिए ना आपके कमेंट्स मुझे चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आप लोगों को कितनी फ़नी लगी और कितनी मज़ेदार लगी, और क्या मैं इस एफएफ को आगे कंटिन्यू करूं या कोई और एफएफ में आगे लेके आऊं। चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।